ठीक है। तो प्रोटीन अगर अपने इनएक्टिव स्टेट में है, ओके, तो उसको भी कहेंगे नेटिव कन्फर्मेशन, क्योंकि उस इनएक्टिव स्टेट से वो फिर एक्टिव स्टेट में बदलने वाला है। ओके, और दैट एक्टिव स्टेट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इट्स एक्टिव कन्फर्मेशन नंबर 2। ओके, सो ये सारे नेटिव कन्फर्मेशन है जिसमें प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड दे वर्क। आई बात समझ में? आगे चलें। यस सर। So what principles, question arises, determine the most stable conformation of a protein? प्रोटीन का जो सबसे स्टेबल कंफर्मेशन है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दीज वीक इंटरेक्शंस आर पॉसिबल, हाउ दैट इज अचीव्ड? ठीक है, तो ये सवाल तो है कि क्या प्रिंसिपल है, कौन से सिद्धांत के आधार पर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आता है प्रोटीन में। तो ये सिद्धांत तो हम आपको बता दिए हैं कि वह स्टेट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस आर पॉसिबल, दिस इज द प्रिंसिपल and that will be its most stable conformation. There can be 2-3 more types of conformations in which maximum number of these weak interactions are possible. So that is why proteins are existing in more than one native conformations. जैसे इनएक्टिव स्टेट का कंफर्मेशन अलग, एक्टिव स्टेट का कंफर्मेशन अलग। ओके, एंड दोनों स्टेट में मोर और लेस जो है वीक इंटरेक्शंस जो है मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, दोनों में मैक्सिमम है, इसलिए दोनों स्टेट जो है स्टेबल है। तो यही प्रिंसिपल है कि जिसमें वह कंफर्मेशन जिसमें सारे वीक इंटरेक्शंस जो मैक्सिमम हो, ओके, वो है। आया समझ में बात? यस सर। An understanding of protein conformation can be built stepwise from the discussion of primary structure in through a consideration of secondary, tertiary and quaternary structure. ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अरे चला गया वो फोटो। इसको डिलीट करने में ये भी चला गया, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा ना। अब हम लोग वीक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल हर वीक इंटरेक्शन को ये क्या है। A protein's conformation is stabilized largely by weak interactions. Okay, can you see this picture? आपको दिख रहा है ये फोटो? साइड में छोटा छोटा लगाया है, ये दिख रहा है? पिक्चर नहीं दिख रहा सर। ये दिख रहा है? सर नहीं सर, लिखा हुआ सर। पहले एक एक करके लिखा हुआ पिक्चर ही है। ओके, देखो वन बाय वन। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है एंड दीज आर द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर। फोर्सेस के आगे लिख लोगे वीक फोर्सेस या वीक इंटरेक्शंस, ठीक है, क्योंकि फोर्सेज में सब आ गए, डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी आ गए। ओके, और चूंकि ये सिर्फ लिख रहा है फोर्सेस दैट स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसमें क्या आ गया, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो मस्ट ही है, उसके बिना तो प्रोटीन कहलाएगा ही नहीं। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बाय डिफॉल्ट है। पेप्टाइड बॉन्ड का जो दो पड़ोसी बॉन्ड है, सी अल्फा और सी कार्बोनिल कार्बन के बीच में, जहां पर साइ डायहेड्रल एंगल है, और कार्बोनिल सी अल्फा और कार्बोनिल नाइट्रोजन के बीच में, तो ये दोनों बॉन्ड जो है बगल वाले, यहां पर रोटेशन पॉसिबल है। ओके, लेकिन उसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है
कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेजेस भी इंक्लूड करोगे। फोर्सेस दैट स्टेबलाइज प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसको करेक्ट कर लेना है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, फर्स्ट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या है, नॉन पोलर ग्रुप्स जो है they try to minimize their contacts with water because water is polar, और पोलर होने की वजह से इसमें क्या डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ओके, यानी डेल्टा प्लस पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। ओके, इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ओके, H2O है, ये हाइड्रोजन से इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्रीमेंट विथ हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना नहीं है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो और इसमें प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, और चूंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, आउटर मोस्ट वैलेंसी ऑर्बिट में इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 की कमी चाहिए, तो ये बहुत भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 की इसको कमी है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसको 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के लिए भी चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 का ही जगह है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इस वजह से जब ये शेयर किया इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, तो इस शेयर में ज्यादा हिस्सा जो है ऑक्सीजन ले लिया, खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का। इसी वजह से इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसकी वजह से एक पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक चीज अगर 2 आदमी शेयर कर रहा है तो दोनों में इम्बैलेंस हो सकता है, कोई ज्यादा हिस्सा मार ले, कोई कम ले ले, तो उसी तरह हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये वाटर में ये डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, ये सब चार्ज्ड है, और एलिफैटिक चेन में नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो थे आपके, अलानिन हो गया, वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन तो बेसिक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सब में मिथाइल ग्रुप्स है, बल्कि ग्रुप्स है, और इन बल्कि ग्रुप्स में मिथाइल में क्या है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन लविंग है उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रोफोबिक भी है, क्योंकि इसका 4 है इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में। ओके, और यही कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जब फुलफिल कर लिया अपना वैलेंसी, ओके, शेयर करके विद द कोवेलेंट बॉन्ड, देन व्हाट हैपेंस, कार्बन इज ए न्यूट्रल एटम। ओके, एंड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी व्हाट हैपेंस इज, आगे हम बताएंगे आपको वंडर वाल फोर्सेस में वंडर वाल इंटरेक्शंस भी क्रिएट होता है। ओके, एंड इट रिपेल्स वाटर। ओके, सो नॉन पोलर ग्रुप्स टू मिनिमाइज देयर कॉन्टेक्ट्स विद वाटर, तो ये अपने वाटर से अपने कॉन्टेक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे। प्रोटीन्स में वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, अलानिन ये सब प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द वाटर। तो प्रोटीन्स में ये सारे चेन्स जो है अंदर के कोर में चले जाते हैं, बरी हो जाते हैं, एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द प्रोटीन। कोर में it is not in contact with water, and all these aliphatic chains are facing each other, they are in close vicinity. Okay, aliphatic chains love each other, they are in close vicinity, और वहां पर फिर वंडर वाल इंटरेक्शंस भी हो रहा है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी हो रहा है यहाँ पर बल्कि मिथाइल ग्रुप्स के पास, और वंडर वाल इंटरेक्शंस भी हो रहा है। वंडर वाल इंटरेक्शन होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में, चूंकि कार्बन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वहां पर वंडर वाल होगा। वंडर वाल हम अभी बताएंगे, पहले हाइड्रोफोबिक समझे। नॉन पोलर ग्रुप्स जो है, चूंकि नॉन पोलर है ये और वाटर पोलर है, तो नॉन पोलर जो है नॉन पोलर को लाइक करता है। ओके,
और पोलर जो है पोलर में डिजोल्व होता है, ये तो पता है आपको। तो दिस नॉन पोलर आर ग्रुप विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम वाटर, लेकिन जबरदस्ती वो तो प्रोटीन में है ही, आर ग्रुप है, तो कैसे जाएगा, अलग होगा वाटर से। तो नॉन पोलर ग्रुप कई सारे साथ आ जाएंगे एंड दे विल बरी इनसाइड द कोर ऑफ द प्रोटीन फॉर्मिंग द हाइड्रोफोबिक कोर। Non-polar side chains are in the interior of the protein. ठीक है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ इसका पिक्चर भी देखते चलिए। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, कैन यू सी दिस पिक्चर, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. इसमें रेड वाले जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सी द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द पोलर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, पोलर और या अनचार्ज्ड या चार्ज्ड कह लीजिए। पोलर में दोनों तरह के हैं, अनचार्ज एंड चार्ज वंस, बोथ आर पोलर। ग्रीन वाला जो है पोलर है यानी हाइड्रोफिलिक, और रेड वाला जो है हाइड्रोफोबिक एसिड्यूज है। यू सी दिस इज द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। नाउ after this hydrophobic interactions, the hydrophobic residues have collapsed into a core. You can see, and hydrophilic residues are exposed outside. Okay, ऐसा कोलैप्स हुआ है कि जिसमें मैक्सिमम जो है हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर गेटिंग बरीड इन द कोर ऑफ द प्रोटीन। ओके, सिर्फ देखो यहाँ वाला छूट गया और एक यहाँ छूट गया, और मैक्सिमम जो है कोर में आ गया। ओके, दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। समझ में आया बात। ये वंडरवाल फोर्सेस नीचे वाला पिक्चर का है, इसका पार्ट नहीं है। आया समझ में ये पिक्चर। येलो वाला क्या है सर? यस सर। येलो देखिए, येलो वाला जो है वो आपका कार्बोक्सी टर्मिनल हो गया, एंड हो गया। ओके, और ये आपका एन टर्मिनल हो गया। प्रोटीन एक लीनियर पेप्टाइड है, तो अंत में दोनों एंड पर एक अमाइनो एसिड होगा ना, जो अंत वाला अमाइनो एसिड है, यानी एक साइड जो अंत है वहां पर कार्बोक्सी टर्मिनल फ्री है, और एक साइड जो अंत है वहां पर अमीनो टर्मिनल फ्री है एक एंड पर, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सी टर्मिनस पर अमीनो टर्मिनल के अमीन ग्रुप के कंडेंसेशन से। तो जो लास्ट वाला है उसका एक कार्बोक्सी टर्मिनस या अमीन टर्मिनस विल बी फ्री, सो इसीलिए इसको येलो से मार्क किया हुआ है, ये टर्मिनल रेसिड्यू है। ओके, अब देखिए द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट, सी हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो उससे पहले। सी दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, बना के भी बताया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से पुल कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ आधा आधा दोनों के बीच में शेयर होना चाहिए था। ऑक्सीजन जो है ज्यादा उसको ले लिया अपनी तरफ हिस्सा, ज्यादा टाइम ऑक्सीजन के पास रहा वो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। सेम नेबरिंग मॉलिक्यूल वाटर में, उसमें भी हुआ पार्शियल चार्ज डेवलप, अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया ऑन डिफरेंट एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल है और उसका एटम है डिफरेंट, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ओके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज ए अट्रैक्शन, नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन है। So this attraction is called as hydrogen bond interaction. Clear? एग्जाम में आएगा तो सीधा ये बना दोगे पिक्चर, सिंपल है। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ओके,
अब आप समझिए, नहीं इसके पहले भी आप सिंपल वाला समझा देते हैं। ये आपको तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको समझने में। आयन पेयरिंग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर आयंस हैं इन प्रोटीन्स, they will try to come closer. You can see Yes, sir. in R group there is a carboxyl functional group, aspartic acid या glutamic acid होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज है। यहाँ बेसिक अमाइनो एसिड अर्जिनिन या लाइसिन को है, उसका R ग्रुप में अमाइन ग्रुप है पॉजिटिवली चार्ज। सो दीज टू R ग्रुप्स विल ionically interact, electrostatically interact with each other, and this will be a strong bond. ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कम, ये वीक नहीं है। ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दो चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है इस वजह से। ओके, और लास्ट वाला रह गया आपका वंडर वाल फोर्सेस। कैन यू सी दिस पिक्चर? ये क्लियर दिख रहा है क्या बीच वाला फोटो? नो सर, थोड़ा जूम नहीं दिख रहा ना? नो सर। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं बना दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। पहले तो आप ये समझिए कि वंडर वाल फोर्सेज हैं क्या, फिर इस पर आएंगे। क्या लिखा है, व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ वंडर वाल्स इंटरेक्शन और हाउ डज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अटेन चार्ज। ये वंडर वाल इंटरेक्शन जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक, पहली बात, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में है, यानी कि प्रोटीन में सपोज हियर देयर इज ए आर ग्रुप, किसी का है, मान लो वैलिन है, ठीक है, तो वैलिन में क्या था, CH और CH और 2 CH3 था, ठीक है ना, 3 CH3 है, 3 मिथाइल ग्रुप है और ब्रांच्ड, थर्ड कार्बन इज ब्रांच्ड, उसी से दोनों मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच्ड है। ये तो वैलिन का, और मान लो फिर वैलिन था यहाँ पर, सपोज यहाँ पर है ल्यूसीन उसके बगल में, ठीक, ल्यूसीन में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ग्रुप होता है, तो CH2 CH उतना नहीं बनाएंगे, CH2 CH, इसी के तरह इसमें एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दो, CH3 CH और उसके बाद ब्रांच CH3 CH3। ओके, नाउ this can be considered as CH3, can be considered as, although this is not a molecule, but you can consider this as a moiety of a molecule, CH4. Can you consider this as a moiety of CH4? ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल तो पूरा प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल जिसका ये हिस्सा है, पूरा प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जिसका ये हिस्सा है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर सारे कोवेलेंट बॉन्ड इंटैक्ट है। किसी प्रोटीन को अगर हम ब्रेक कर दिए तभी वो 2 मॉलिक्यूल बनेगा, होगा, otherwise the entire protein molecule is a single molecule. So in this protein so many R groups are there, so many methyl groups are present. Okay, so individual methyl groups you can consider this as a moiety of this one CH4, a neutral molecule, and this is a neutral molecule, means carbon and hydrogen charge distribution over an atom is not uniform with time and therefore transient, induces a charge on the nearby molecules.
कहने का मतलब इस ग्रुप में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस ग्रुप में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या बगल में ल्यूसीन है उसके CH3 के साथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस CH3 के अंदर, अब इस CH3 को भी डाइसेक्ट, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा फिजिक्स का पूरा टर्म है, ठीक है वंडरवाल। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए अब CH3 इस मोइटी के अंदर भी, ये जो मीथेन का मोइटी आप कंसीडर कर रहे हो, दोनों को अब आप तुलना करो, दोनों के बीच में किस तरह के फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन दोनों मोइटीज के अंदर भी further there is a creation of dipole moment because of the unequal distribution of the charge even in this neutral molecule. तो ये जो कार्बन है, तो इसमें कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। कार्बन का ये एटम है, and there is a nucleus of the carbon and there is a distribution of different color लेना पड़ेगा electrons in its periphery, and if this distribution of electrons in present in its periphery is uniform, then you can say that the charge is evenly distributed throughout this molecule, throughout the atom of this molecule. Okay, but what happens sometimes, and this is a transient state, two neighboring, यानी दो neighboring CH3 के बीच में there will be a charge distribution like this, plus this side means nucleus is this side and the electron density is away from the nucleus, and the partial positively charge generated over the atom will be in close vicinity with the partial negative charge developed on the same group of the same on the neighboring neutral atom. अब इस CH3 में और इस CH3 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है की वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस CH3 में, और इस CH3 में जो ल्यूसीन का था उसमें भी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। तो अब आप बताइए कि प्लस प्लस एक दूसरे के साइड फेस करेगा कि प्लस माइनस एक दूसरे के साइड फेस करेगा, वेदर दिस विल बी फेवरेबल और दिस विल बी फेवरेबल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। किस नीचे वाला फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, opposite charge is coming in contact with one another, although these two are different electric dipoles belonging to two different atoms, okay, but these two atoms में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है कि अपोजिट चार्जेज आर फेसिंग ईच अदर, and because of this there is a weak either repulsive और अट्रैक्टिव, दोनों तरह के हो सकते हैं क्रिएटेड। ओके, अगर इसका प्लस प्लस साइड ये दिस इज द रिपल्सिव स्टेट, ओके, तो जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो पॉसिबल हो, उस ओरिएंटेशन में ये इलेक्ट्रिक डायपोल्स उल्टा पुल्टा होकर के अरेंज हो जाता है। ओके, द एटम्स ऑक्यूपाई लाइक दैट in the favor of the formation of maximum number of van der Waal interactions. Okay, समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या आया? बढ़िया से नहीं आया।
बढ़िया से नहीं आया, हम समझ रहे थे। देखो वंडर, देखो बाय डिफिनेशन अगर जाओगे तो वंडर वाल फोर्सेस आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट अट्रैक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर। समझ में आया बात, ये इसका डेफिनेशन है। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज एसिमेट्रिक। एक तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, कौन न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये जिसके साथ भी पेयर अप करेगा उससे इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर उसका कम होगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा ले लेगा, जिससे उसके ऑक्सीजन की ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसीलिए ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो न्यूट्रल एटम नहीं है। ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम कौन है? कार्बन। ओके, कार्बन इज परफेक्टली न्यूट्रल एटम। लेकिन इस कार्बन में भी जो अगर न्यूट्रल एटम है, तो एक तो जो न्यूट्रल नहीं है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ओके, तो वहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो ही बन ही रहा है। ओके, और दूसरा जो न्यूट्रल नहीं है यानी कंप्लीटली चार्ज्ड है, पार्शियली चार्ज नहीं है, कंप्लीटली चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो कंप्लीटली एक या पॉजिटिव है और दूसरा या निगेटिव है, तो वो भी न्यूट्रल नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव है या निगेटिव है। न्यूट्रल कौन है? कार्बन है। तो ये क्या इंटरेक्शन नहीं करेगा? ये भी इंटरेक्शन करता है। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कार्बन लाइक्स कार्बन। अब देखिए, एक तो इंटरेक्शन हो गया कार्बन बल्कि ग्रुप का, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। दूसरा जो है कार्बन के अंदर, इफ दिस कार्बन इज, सपोज इफ दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन ए मीथेन, देन आइडियली इट्स व्हाट शुड हैपन, कार्बन के चारों तरफ, अभी तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि आइडियली क्या हुआ, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, अपना भी एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। तो क्या हुआ, हर सिंगल बॉन्ड के अलोंग, हर सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ओके, तभी सिंगल बॉन्ड बनता है। और हर डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तभी डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, लेकिन यह एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन का है वो ज्यादा अपनी तरफ पुल किए हुए रख लेकिन नहीं, कार्बन अपनी तरफ पुल नहीं किए हुए रहेगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है ना, न्यूट्रल है, ये पुल नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता तो पुल कर लेता। ओके, इस केस में क्या हो रहा है कि आइडियली क्या होना चाहिए, अब कार्बन के आउटर, अब कार्बन के पास सारा शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन मांगा हुआ और अपना 4 मांगा हुआ और 4 अपना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओके, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या होंगे, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या इसके ऑर्बिट में? क्या इस तरह से है क्या? एट इक्वल पोजीशन, सब हर दिशा में बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? कितना हुआ? 3 3 6। ये ग्रीन वाला जो है लाइन शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। सपोज 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कार्बन के पास, सब मिला के, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में, और हाइड्रोजन तो बगल में ही है, छोटा एटम है, ठीक है, जस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन है, छोटा एटम है इसका, ये कार्बन बड़ा एटम है, कार्बन का ऑर्बिट बड़ा है, हाइड्रोजन का बहुत छोटा ऑर्बिट है। तो ये हाइड्रोजन के साथ लिया और अपना एक 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अभी का क्या कहलाएगा इस स्टेट में? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर द कार्बन एटम, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बट व्हाट हैपेंस इज देयर इज ए ट्रांजिएंट स्टेट, ये हमेशा इस तरह से होते रहता है। ओह सॉरी, कि निगेटिव चार्ज जो है
क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं. नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट वन साइड. ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड में आ गया. कितना हुआ? 3 2 5 7 8. ठीक. और अगर ये एक साइड आया तो न्यूक्लियस, चूंकि एक साइड आया तो न्यूक्लियस हैज गॉन टू द अदर साइड. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज. अब एक ही एटम के अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया. डायपोल क्रिएट हुआ कि नहीं? because here the dipole is getting created because of the asymmetrical distribution of the charge. यहाँ asymmetrical distribution की वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा था, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, that is because of the इलेक्ट्रॉन पुलिंग. ये इलेक्ट्रॉन को पुल किया. कौन पुल किया? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है वो. उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ. यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो टाइम के रेफरेंस में कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद सारा चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया. ओके, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट होगा. अब एक CH3 ग्रुप में इस तरह का स्टेट आ गया है. अब नेबरिंग CH3 में भी इफ दिस स्टेट इज देयर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? क्या होगा? इस साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, अपोजिट साइड नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू एक्यूमुलेट. एक ल्यूसीन का मिथाइल ग्रुप बगल वाले वैलिन के R ग्रुप के मिथाइल ग्रुप के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन किए हुए हैं दोनों मिथाइल ग्रुप कि उसका नेगेटिव चार्ज जो है इज एक्यूमुलेटेड एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ CH3, और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरे बगल वाले CH3 का इज अलाइंड टुगेदर. तो दिस इज द इंटरेक्शन, और ये एक वीक इंटरेक्शन है. ठीक, अब आया समझ में? इससे ज्यादा डिटेल में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा. फर्दर डिटेल, इसमें भी 3 तरह के इंटरेक्शंस हो, 3 प्रकार के होते हैं वंडरवाल फोर्सेस. एक होता है जिसमें डायपोल डायपोल, जो अभी आपको हम ये फिगर दिखा रहे हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. दूसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. और तीसरा है, उसका नाम है लंदन डिस्पर्सन कंट्रीब्यूशंस. ठीक, तो 3 तरह के, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है. वंडरवाल समझ गए आप, जान लो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा तो ज्यादा नहीं लिखने को नहीं रहेगा. आपको ये लिखना होगा इसमें लेकिन जरूर कि यह जो है क्या है, वंडरवाल इंटरेक्शंस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, वंडरवाल फोर्सेज आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज दैट अट्रैक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टू वन अनदर. Okay, because even in the neutral molecules, because of the asymmetrical charge distribution, dipoles are getting created, and the oppositely charged faces of this dipole will attract different dipole. चलिए, ये समझ में आ गया. तो अगर ये चारों आप समझ गए हैं, that means you have understood the forces which are stabilizing the protein structure. सिलेबस का आपका 4.2 इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ठीक है. ये पॉइंट नंबर 3 से ही हम चले थे आगे. नहीं, पॉइंट नंबर 3 में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिए. पॉइंट नंबर 1 हो गया. नहीं, पॉइंट 1 भी नहीं हुआ था.
ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी अब पढ़ेंगे, समझ जाओगे। A protein's conformation is stabilized largely by weak interactions. इसलिए लिखा largely by weak interaction क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसका है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी है, थोड़ा है लेकिन है। In the context of protein structure, the term stability can be defined as the tendency to maintain a native conformation. Clear? Stability जो है native conformation में आएगा, क्यों? क्योंकि नेटिव कन्फर्मेशन में मैक्सिमली जो है वो लीस्ट एनर्जी स्टेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कोवेलेंट वीक इंटरेक्शंस हैज हैपेंड। ओके, नेटिव प्रोटीन्स आर ओनली मार्जिनली स्टेबल, ये भी आप याद रखिए, इसको चाहे तो आप एक अलग पॉइंट बना सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है समझना। नेटिव प्रो क्या कह रहा है, नेटिव प्रोटीन्स आर ओनली मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन दो दिस इज अ वीक इंटरेक्शन, जो भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है वीक इंटरेक्शन, और बहुत सारे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को जोड़ देने पर भी a little amount of energy is required to disrupt the native structure of the protein. Okay, थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज डिस्टर्ब्ड। अब आप देखोगे कि आप लोगों ने देखा अपना बाल को जलाया हो कभी आग में, चट चट करके जलता है। ओके, और ये पेप्टाइड चूंकि नाइट्रोजन है उसमें, ओके, सल्फर भी है, 16 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो इसलिए उसका एक पिक्यूलियर स्मेल है। देखे हो आप, किया है कोई बाल जलाया अपना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, ठीक है, तो अब सोचिए बाल को जलाने से ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, ठीक है, लेकिन कुछ अगर आप आग से निकाल देते हो बाल को तो कुछ देर में थोड़ा दूर चल के वो बुझ जाता है, बुझ जाता है। उसको कंटिन्यूअसली जलाने के लिए आपको आग में ही रखना पड़ता है, जब तक रखोगे वो जलते रहेगा, निकाल दोगे तो छड़ करके थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जलेगा, फिर बुझ के बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब पूरा एक बार आग लहका दिए तो पूरा कहने जल जाता है अपने आप, जैसे कागज में आग लगाए तो अपने तो बुझता नहीं है, जब तक कागज राख नहीं बनेगा तब तक जलेगा। बाल में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑल्दो दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज हाईली एक्सर्गोनिक, ओके, यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, ओके। लेकिन यहां पर आप कहोगे कि सर आप बोल रहे हैं ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, ब्रेक करने पर तो एनर्जी कंज्यूम होता है ना बॉन्ड को ब्रेक करने पर, ओके, और बॉन्ड के फॉर्मेशन होने पर एनर्जी रिलीज होता है। अब बात को आप समझिए, हम ओवरऑल बोल दिए कि पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, लेकिन ड्यूरिंग दिस ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड न्यू बॉन्ड्स आर आल्सो फॉर्म, ओके, CO2, SO2, NO2 ये सब फॉर्म हो रहा है, और ये न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से जो एनर्जी हो रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है CO डबल बॉन्ड का, ओके, H2OH बॉन्ड का, ये सब काफी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, ओके। लेकिन CN बॉन्ड को तोड़ना, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, although this reaction is highly exergonic, activation